हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स थ्योरी में। और आज अपन क्लास 12 की फिजिक्स के भाग 2 की कुछ डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेरिवेशन करेंगे वो अपवर्तन का सूत्र, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। और मतलब अगर हम रेशियो देखें तो बहुत ज्यादा आई हुई हैं। ठीक है, उन्हीं को पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, तो हम जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है एग्जाम के लिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली डेरिवेशन है, ठीक है, क्लास 12 की सेकंड फिजिक्स की, वो है अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो उसको अपन ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अपवर्तन सूत्र, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो, एक गोलीय अपवर्तक सतह होती है। ठीक है, ये मान लेते हैं गोलीय अपवर्तक सतह, और ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। तो वस्तु रखिए मान लो यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओ रखा है वस्तु यहाँ से। तो प्रकाश किरण क्या यहाँ से, एक तो प्रकाश किरण सीधी गई ऐसी, ठीक है, जो सीधी निकल जाएगी इसके, ये इसका मान लो क्या है, ध्रुव है, पी है। ठीक है, तो प्रकाश किरण ऐसे गई, और ऐसे प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, इसका देखो ये कांच है और इधर क्या है, हवा है, मतलब इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। ठीक है, तो प्रकाश किरण और प्रकाश किरण कहां से, विरल से सघन में जा रही है, तो अविलंब से और झुकेगी। ठीक है, तो अब पहले तो अविलंब देखेंगे। देखो ये क्या है, ये सतह है और ये सतह कैसी, गोलीय सतह। तो इसका देखो ये केंद्र मान लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये केंद्र है। ठीक है, तो यहां से क्या, ये केंद्र हो गया। तो ये प्रकाश किरण क्या होगा, ऐसे सीधे जानी चाहिए थी, पर ऐसे ना जाके क्या कर जाएगी, मुड़ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये बन गई यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे एक प्रकाश किरण ऐसे गई जो सीधी निकल गई, और एक प्रकाश किरण ऐसे मुड़ के आ गई जो यहाँ पे मिल गई, मतलब यहाँ प्रतिबिंब बन गया क्या, इस वस्तु का। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे सूत्र ड्राइव करेंगे, कौन सा, अपवर्तन का। तो हम देखेंगे ये आपतित किरण है और ये क्या है, अविलंब। और अविलंब और आपतित किरण के बीच कोण कितना होता है, आई। ठीक है, ये क्या है, अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, ये अविलंब है। तो इसके बीच का कोण क्या होगा, कोण आर होगा। ठीक है, ये कोण अल्फा है। ठीक है, ये कोण बीटा है। ठीक है, और ये कोण क्या है, गामा है। ठीक है, तो ये मेरे पास कोण आ गए। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे देखो, ये यहां से मैंने इस पे एक लंब डाल लिया, और ये सम लंब क्या है, एन, और ये मैंने पॉइंट का नाम दे दिया एन। ठीक है, तो ये मेरे पास ये अपवर्तन सूत्र का एक डायग्राम बन गया। आप ये समझ लेना, हमारी डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगी। यहां से मुझे दो एजम्पशन लेने हैं, दो चीजें माननी है। पहली क्या, कि जो बिंदु P तथा, ठीक है, बिंदु N बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। देखो ये बहुत ही पतले, मतलब बहुत छोटे पतले लेंसों के लिए, या अब अपवर्तक सतह की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ना, मान लेते, मैं दिखा देता हूं आपको कि मान लो ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पॉइंट है ये, तो ये और ये बनाएंगे तो ना बहुत पास पास होते, तो दूरी हम दोनों पास पास होंगे तो कहीं से भी मेजर कर लें। देखो ये जो वस्तु की दूरी है कहां से है, पोल से नापेंगे, तो ये क्या है, u। ठीक है, वस्तु से, मतलब इस पोल से इसकी दूरी, वस्तु की दूरी p, ये प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, b, और ये क्या होगा, वक्रता त्रिज्या r हो गई। ठीक है, तो अब चलो शुरू कर। दूसरा मुझे जो मानना है, मतलब जो है ना, अजम्पशन लेना है, वो क्या है कि जो अल्फा, जो कोण है, कोण अल्फा, बीटा, गामा, आई तथा आर कैसे कोण है, अल्प कोण है। कैसे कोण है, अल्प कोण है। देखो पतले लेंस की बात हो रही है, मतलब पतली गोली सतह बहुत छोटी, ठीक है, बहुत पतली, तो इसके लिए ये सब अल्प कोण है, बहुत ज्यादा अल्प कोण है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अजम्पशन ले लूंगा, दो चीजें मान लूंगा। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, अपवर्तन है और अपवर्तन का सूत्र मुझे ड्राइव करना है, तो मैं क्या, किसका उपयोग करूंगा, अपवर्तन की एक शर्त होती है, स्नेल का नियम। तो कहां से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक है, और स्नेल का नियम क्या है कि एक से दूसरे में जा रही प्रकाश किरण, ठीक है, तो 1μ2 पहले की सापेक्ष दूसरे का माध्यम, ठीक है, बराबर साइन
आई अपॉन साइन आर। अब मैं 1 म्यू टू को क्या लिख सकता हूं, बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूं, यहां पे देखो ये वाली शर्त कि कोण जो आई है, आई तथा आर कैसे कोण है, अल्प कोण है, तो साइन आई को क्या लिख सकता हूं, आई, और साइन आर को क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। तो यहां लिख दूं आई अपॉन आर बराबर म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, क्या कर दूं, कैंची का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, आई इंटू म्यू वन बराबर म्यू टू इंटू आर। मेरे पास म्यू टू इंटू क्या, आर। ये मैंने समीकरण दे दिया इसको फर्स्ट। ठीक है, ये मेरे पास समीकरण फर्स्ट आ गया। अब देखो म्यू वन और म्यू टू का तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, ये तो अपवर्तनांक है, फिक्स है दोनों माध्यम के। तो मैं आई और आर निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आई और आर कैसे निकालूं, आई कौन सा, ए वाला है, मतलब ये कौन है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का। तो मैं क्या करूं, मेरे पास एक त्रिभुज है ओ एम सी। ठीक है, त्रिभुज ओ एम सी से, ठीक है, त्रिभुज ओ एम सी है, और ओ एम सी त्रिभुज कैसा है मैं बना के दिखा देता हूं। ये और ये, ठीक है, ये अल्फा है और ये गामा है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा, ये गामा, और ये कौन सा है, आई। तो जो बहेस कोण होगा, आई कैसा है, बहेस कोण, और हमने पढ़ा हुआ है कि बहेस कोण होता है वो दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अरे यार तुम कहोगे सर ऐसे कैसे मान गए तुम। ठीक है, तो मैं तुमको प्रूव करके दिखा देता हूं कि ये अल्फा है और ये गामा है और ये कौन है, आई। ठीक है, तो ये पूरी लाइन कितने बना रही होगी, 180। ठीक है, तो ये आई है, तो ए वाला अंदर वाला कितना हो जाएगा, ए वाला कौन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 माइनस आई। अब मैं जानता हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मैं जोड़ देता हूं 180 माइनस आई प्लस अल्फा प्लस गामा बराबर 180। 180 से 180 कटेगा, आई को उधर ले जाऊंगा तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। तो मेरे पास समीकरण 2 आ गया, आई बराबर तो आ गया अल्फा प्लस गामा। अब मैं क्या करता हूं, मैं त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज कौन सा, ठीक है, ये वाला एम सी आई। ठीक है, या सी एम आई, त्रिभुज सी एम आई से। ठीक है, और त्रिभुज सी एम आई से करूंगा तो मेरे पास त्रिभुज है वो कैसा है कि ये है, ये कौन सा एंगल है मेरे पास, नहीं ये नहीं है। ठीक है, ये बना है। ठीक है, तो ये कौन सा है, गामा, ये आर है, और ये कौन सा है, बीटा है। तो यहाँ पे भी देखो ये गामा है, तो इधर वाला कैसा हो जाएगा, 180 माइनस गामा। ठीक है, तो मेरे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वही सेम चीज, ये बहिष कोण है गामा, तो मेरे पास 180 माइनस गामा प्लस बीटा प्लस आर बराबर कितना आ जाएगा, 180। इससे कट गया, तो मेरे पास गामा बराबर आ जाएगा बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा। तो मेरे पास ये समीकरण 3 आ गया, आर का मान आ गया, मेरे आई और आर के मान आ गए। अब इनको कहां पुट कर दूंगा मैं, समीकरण 1 में। ठीक है, तो आई तथा आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देंगे। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वन है इंटू आई का मान कितना है, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू टू, आर का मान कितना है, गामा माइनस बीटा। मैं क्या अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बी गामा। ठीक है, म्यू टू गामा बराबर म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। तो मैं क्या करूं, ठीक है, गामा को उधर ले जाता हूं, गामा को एक साइड में कर लेता हूं, बीटा को इधर ले आता हूं। तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा बराबर इसको उधर ले जाऊंगा तो म्यू टू गामा, ठीक है ना, ये म्यू वन है, ठीक है, माइनस म्यू वन गामा। तो क्या कॉमन आएगा इसमें से, गामा, तो म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू बीटा बराबर गामा कॉमन आया म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन। अब ये मेरे पास समीकरण आ गया 4। अब मैं क्या करूं, मुझे पता है कि मैं जानता हूं कि यदि अल्फा बीटा और गामा कैसे कोण है, अल्प कोण है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, मैं लिख सकता हूं अल्फा को, मतलब साइन अल्फा को तो अल्फा लिख सकता हूं, और अल्फा को क्या लिख सकता हूं, टेन अल्फा। ठीक है, ये मैं क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है होता है, ठीक है, मुझे देखो ये अगर मैं मान लूं अगर अल्फा टेंड्स टू 0 है या थीटा टेंड्स टू 0 है, तो जब 0 की तरफ बहुत छोटा है
तो साइन 0 0, 0 की वैल्यू 0 और tan 0 भी 0 होता है, ठीक है। इसलिए 0 के जब लगभग वैल्यू होती है तो तीनों बराबर होती है, तो मैं साइन अल्फा को अल्फा भी ले सकता हूं, अल्फा को tan अल्फा भी लिख सकता हूं। और एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं जानता हूं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू अगर 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर इसको उधर भेज दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा लगभग बराबर पाई हो जाएगा थीटा। तो यहां से भी अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं यहां से कर लूंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा इसी में, म्यू1 अल्फा की जगह क्या, tan अल्फा, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। इसी प्रकार क्या होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू अगर 0 है तो tan अल्फा या tan थीटा अपॉन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो उधर क्या हो जाएगा, tan थीटा लगभग कितने बराबर हो जाएगा, 1, वो थीटा, ये भी लिख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन आ गई क्या, म्यू1 tan अल्फा प्लस म्यू2 tan बीटा बराबर कितना, म्यू2 माइनस म्यू1 tan गामा, ठीक है। अब मैं जानता हूं म्यू1 tan अल्फा, देखो ये वाला त्रिभुज ओ एम एन, ठीक है, कहां से, क्योंकि मैं सारे पी और एन पास पास मान रहा हूं, तो ओ एम एन लूंगा तो एम एन क्या है, लंब है, और आधार क्या है, ओ एन, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार अल्फा के लिए, तो लंब एम एन है और आधार कितना है, लंब बट्टे आधार, आधार कितना है, ओ एन, ठीक है, प्लस म्यू2 tan बीटा, देखो tan बीटा कहां है, बीटा एक कोण है, तो इसका लंब ये है और ये आधार एन आई, तो क्या हो जाएगा, एम एन बट्टे एन आई, ठीक है, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1, और tan गामा बराबर, गामा देखो कौन सा कोण है, ये वाला है, तो इसका ये वाला गामा है, इसका लंब तो एम एन है और ये क्या हो जाएगा, एनसी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम एन अपॉन एनसी, ठीक है। अब मैं मार्क करूंगा, एम एन देखो कॉमन लेके कट जाएगा, म्यू1 अपॉन ओ एन प्लस म्यू2 अपॉन एन आई, बाहर क्या कॉमन ले लिया मैंने, एम एन ले लिया, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन एम एन अपॉन एन सी, एम एन से एम एन कट गया, तो म्यू1 अपॉन ओ एन, देखो ओ एन क्या है, वस्तु की दूरी, तो क्या रख दूंगा मैं, म्यू1 अपॉन माइनस की यू प्लस म्यू2 अपॉन एन आई क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, एन आई क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो बी, प्रतिबिंब की दूरी प्लस की है, देखो लेफ्ट वाली माइनस की, राइट वाली प्लस की, तो मैंने प्लस की रख दी, बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन एन सी क्या है, देखो ये वक्रता त्रिज्या, ये भी कैसी है, राइट में प्लस की, तो आर, तो प्लस को इधर लिख दूंगा, माइनस को इधर, तो क्या हो जाएगा, म्यू2 अपॉन म्यू2 अपॉन बी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ये बेटा क्या है, अपवर्तन सूत्र है, ये क्या है, अपवर्तन सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार आया है, ठीक है, लगातार आता है, ठीक है। और ये जो अगर ये फॉर्मूला हमको आ गया ना, तो जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है, जो लेंस मेकर फॉर्मूला वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो जाए वैसा देखना, एक दो बार देखना, पर समझ में जरूर आ जाना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। तो अपन अब जो डेरिवेशंस करेंगे वो है लेंस मेकर फॉर्मूला की, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आता है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंस पता होना चाहिए। लेंस क्या होता है कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, मतलब जिसकी दो गोल मतलब अपवर्तक सतह गोली होंगी, या एक गोली एक समतल होगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं क्या है, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है ना, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, एक उभय उत्तल, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है, और देखो इसकी दो सतह गोली, दो अपवर्तक सतह गोली है, मतलब एक ये रही और एक ये रही, मतलब यहां दो बार अपवर्तन होगा, ठीक है। तो
यहां मान लो ये वस्तु रखी है, ये क्या है, वस्तु है ओ, ठीक है। अब वस्तु एक प्रकाश किरण सीधी निकल गई, प्रकाश के केंद्र से होती है वो सीधी निकल जाएगी। अब क्या है, ये पहली सतह ए, इसको बी और सी पॉइंट दे दो, और ये ए डी सी है, ठीक है। एक ये सतह है और एक ये सतह है, ठीक है। तो प्रकाश किरण हमने ऐसे भेजी, ये गई, ठीक है। और प्रकाश किरण गई तो ये वाली सतह, गोली सतह, पहले से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इसका बाहर का अपवर्तनांक कितना है, म्यू 1, ठीक है। और इस कांच के अंदर का कितना है, म्यू 2। ये ग्लास है, मतलब कांच से बना है लेंस, ठीक है। और फिर क्या है, बाहर म्यू 1 है, ठीक है। इधर भी क्या है, म्यू 1, हवा में रखा है, ये भी क्या है, म्यू 1, ठीक है। अब प्रकाश किरण गई तो अविलंब, देखो विरल से कहा जा रही है, सघन में, तो विरल से सघन में जा रही है, मतलब अविलंब की ओर झुकेगी। अविलंब कहां है, बनाना पड़ेगा इस वाली सतह जो है, कैसी गोली सतह है, तो इसका केंद्र मान लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। इसका केंद्र कहां है, यहाँ पे C1, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी यहाँ से वो कितनी होगी, R1 होगी। तो यहाँ से जो क्या बनेगा, ये अविलंब बन गया, क्योंकि केंद्र से हमेशा जो बनेगा वो 90 बनाता है, तो क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। तो अविलंब देखो जानी कैसे चाहिए, ऐसे, ठीक है। सीधी जानी चाहिए थी, पर क्या होगा, अब अविलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ये कैसे जाएगी, ऐसे न जाके ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। अब ऐसे गई, थोड़ी सी झुकेगी, ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगी। अब ऐसे जाते ही मतलब जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे, ठीक है, ऐसे जानी चाहिए थी, पर जाएगी नहीं, क्योंकि एक और सतह मिल गई, एक और बार अपवर्तन होगा। तो एक और बार अपवर्तन होगा, तो ये मैंने मतलब ऐसे इस वाली सतह के लिए अपवर्तन पहली बार में यहां जानी चाहिए थी, मतलब ये प्रतिबिंब बन गया, इस वाली वस्तु के लिए प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पे बनना चाहिए था, पर बनेगा नहीं, क्योंकि अभी एक और बार अपवर्तन होना है। अब देखो यहाँ पे आई तो एक और सतह मिल गई, इससे ये भी कहेगी मेरे से भी अपवर्तन करके जाओ। फिर क्या, अब प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो अब अविलंब से दूर हटेगी। तो पहले अविलंब बनाओ, तो इस वाली सतह के लिए अविलंब मान लो ये केंद्र है C2, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या कितनी है, वो R2, तो मान लो यहां से अविलंब बनेगा ये, और ये अविलंब है, तो क्या करेगा, ये कहेगा कि अविलंब से दूर हटेगी। अब कहां से आ रही, विरल से सघन में, वो सॉरी सघन से विरल में, तो अविलंब से दूर हटेगी, मतलब जानी कैसे चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और दूर हट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये बन गया मेरा क्या, फाइनल प्रतिबिंब, ये बन गया फाइनल प्रतिबिंब। तो वस्तु का फाइनल प्रतिबिंब कहां बना है, यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये जो दूरी है यहां से, ये दूरी कितनी है, u, ठीक है, और ये दूरी कितनी है, v, ठीक है, b डैश है, मतलब v डैश। अब ये वाली जो प्रतिबिंब है ना, जो इस वस्तु का ये प्रतिबिंब है, वो दूसरी सतह के लिए क्या आएगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। बस इतना हमको पता करना है कि ये जो प्रतिबिंब है वो इस वाली सतह के लिए क्या कार्य करेगा, वस्तु का। तो उसकी और इस वाली सतह की जो प्रतिबिंब क्या है, वो ये है। तो ये दूरी कितनी है, v है। अब देखो ये दूरी चाहे तो यहां से ले लो, चाहे यहां से, लेंस बहुत पतले हैं, हमारे जो सिलेबस में लेंस है बहुत पतले लेंस है, ठीक है। तो दूरी हम यहां से यहां से यहां से कहीं से भी माप सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लेंस मेकर फॉर्मूला है, तो मेरे पास एक सतह ये है, कौन सी, ये वाली, मैं सब मिटा देता हूं, ठीक है। मेरे पास एक सतह कौन सी है, ABC, तो सतह ABC के लिए कैसे, अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र से, ठीक है ना। और अपवर्तन सूत्र में जानते क्या पढ़ा अपन ने, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है ना। μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये अपवर्तन सूत्र है हमारा। अब ये किस सतह ABC के लिए लिखना है, ठीक है, सतह ABC के लिए। तो ABC के लिए लिखें, तो इसको नीचे लिख लेता हूं, सतह काय के लिए, सतह ABC के लिए। तो लिखवाओ ABC मतलब A वाली सतह के लिए, A वाली, इस वाली सतह के लिए वस्तु क्या है, A है, ठीक है। तो वस्तु ये है, तो और प्रतिबिंब क्या है इस वाली सतह के लिए, A, तो क्या हो जाएगा, μ2, देखो प्रकाश किरण यहां से 1 से 2 जा रही है, ठीक है, μ2 अपॉन क्या, प्रतिबिंब की दूरी v डैश, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v डैश, माइनस μ1, वस्तु क्या है, वस्तु है u, माइनस u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन कैसी वक्रता त्रिज्या इस वाली सरफेस के लिए, ABC के लिए, R1, तो सतह क्या होगी, R1, समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना।
तो मेरे पास जो ये जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखी वो किसके लिए लिखी, सतह एबीसी के लिए। अब बात किसके लिए करूं, सतह एडीसी के लिए, सतह एडीसी के लिए, ठीक है। एडीसी मतलब इस वाली सतह की, और इस वाली सतह के लिए वस्तु कौन सी है, आई डैश, वस्तु क्या है, आई डैश, और प्रतिबिंब क्या है, आई, ठीक है ना। क्योंकि ये इस वाली सतह के लिए जो पहली वाली का जो प्रतिबिंब है वो दूसरी वाली सतह के लिए क्या होगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो एडीसी के लिए क्या लिखना है, अपवर्तन सूत्र लिखना है, अपवर्तन लिखना है। अब प्रकाश किरण कहां से आ रही है, 2 से 1 में जा रही है, ठीक है, 2 से 1 में जा रही है, तो μ1, ठीक है, क्या आएगा, μ1 अपॉन v क्या है इसके लिए, ये μ1 अपॉन v, ठीक है। इसका प्रतिबिंब तो यही है ना, फाइनल प्रतिबिंब ये, माइनस μ2 अपॉन वस्तु की दूरी इसके लिए क्या है, v डैश बराबर क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन क्या, r2, समीकरण 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 व 2 को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो LHS को एक तरफ, RHS को एक तरफ जोड़ दो, तो क्या है, μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u प्लस इसको μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश, ठीक है, ठीक है, बराबर μ1, इसका क्या है, RHS है μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r, ठीक है। मेरे पास ये मैंने जोड़ दिया दोनों को, तो देखो इस ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, और इसको मैं इधर लिख लूंगा, तो μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1/r1 प्लस का, ठीक है, और इधर क्या था, μ1 माइनस μ2 था, तो μ2 माइनस μ1 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस के 1/r। अरे यार समझ में आ गया होगा, मैंने μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया, यहाँ तो 1 बचा, 1/r1, यहाँ μ2 इधर और μ1 इधर करूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, वो माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर दूं, μ1 का भाग दे दूं इस पूरे इक्वेशन, μ1 का भाग देने पर भाग दूंगा, यहाँ से कट जाएगा μ1, तो 1/v माइनस यहाँ से कट जाएगा 1/u बराबर, अलग अलग भाग देता हूं, तो μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 बराबर 1/r1 माइनस 1/r, ठीक है, μ1 से μ1 कट गया, μ2 अपॉन μ1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1μ2 माइनस 1 बराबर 1/r1 माइनस 1/r, ठीक है। अब इस मैं जानता हूं ये किसके बराबर होता है, देखो ये आ गया मेरे पास लेंस मेकर फॉर्मूला, और फोकस दूरी कह दिया है। अब मैं जानता हूं, हम जानते हैं कहां से, लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u रख दूंगा, f रख दूंगा, तो 1/f बराबर 1μ2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r, ये मेरे पास आ गया लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो कुछ भी नहीं करना था, इसमें क्या करना था, हमने एक लेंस बनाया, उभय उत्तल लेंस, इसके लिए हम उभय अवतल भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसकी एक सतह ये है एबीसी और एक सतह ये है एबीसी, दो गोलीय सतहों से मिलकर लेंस बना, तो यहाँ वस्तु रखी है, तो वस्तु जैसे ही देखो एक प्रकाश किरण सीधी गई, सीधी निकल गई, ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण हमने ऐसे भेजी किसी कोण पे, तो यहाँ पे जब आपतित हुई, देखो ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, ठीक है, यहाँ पे जो आपतित हुई, ठीक है, तो पहली बार अपवर्तन होगा तो विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, जानी ऐसे चाहिए थी, ऐसे झुक गई। अब यहाँ पे पहुंची ही, मतलब ऐसे जानी चाहिए थी, यहां तक पहुंचनी चाहिए थी, पर वहां तक पहुंचेगी नहीं क्योंकि एक और बार अपवर्तन होगा, ठीक है। तो पहली जो सतह थी उसकी वस्तु ये थी, उस वस्तु के लिए ये क्या कार्य करेगा, प्रतिबिंब का, लेकिन दूसरी सतह के लिए, इस वाली सतह के लिए ये क्या, आभासी वस्तु का कार्य करेगा, उसका फिर क्या होगा, और मुड़ जाएगी तो यहां बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपल है। एक बार सतह एबीसी के लिए अपवर्तन सूत्र लिख लेंगे, एक बार सतह एडीसी के लिए लिख लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मेरा आंसर मिल जाएगा, मेरे फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा किसका, लेंस के अपवर्तन सूत्र का, ठीक है ना। समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया, नोट कर लो, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन अगली डेरिवेशन करेंगे और वो है
प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिज्म जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। देखो प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसकी दो अपवर्तक सतह कभी समांतर नहीं हो सकती। ठीक है ना, यहाँ पे भी कितनी 2 बार अपवर्तन होगा, जैसे लेंस में हो रहा था ना 2 बार अपवर्तन, यहाँ पे भी 2 बार अपवर्तन होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई बार आइए अनसोल्ड उठाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो देखो सबसे पहले तो प्रिज्म बनाएंगे, ये प्रिज्म है। ठीक है, क्या है ये प्रिज्म, और प्रिज्म है तो ये ए बी और सी। यहां से हमने क्या करी, एक प्रकाश किरण डाली, तो प्रकाश किरण डालेंगे तो ये अविलंब में मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरण जाएगी, देखो ये बाहर तो क्या है, हवा है, मतलब μ1 अपवर्तनांक है, और अंदर क्या है, μ2 है। ठीक है, तो प्रकाश किरण जाएगी, ये आपतन कोण और अविलंब के बीच में कोण क्या है, आई। तो अब यहां से विरल से सघन में जाएगी तो झुकेगी और अविलंब की ओर झुकेगी। तो जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे जानी कैसे चाहिए थी। ठीक है, सीधी निकल जानी चाहिए, पर ये मुड़ जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये कौन सा अविलंब है और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित, तो ये कोण क्या हो जाएगा, R1। देखो 2 बार अपवर्तन होगा तो मैंने इसको क्या मान लिया, R1 मान लिया। ठीक है, R1 मान लिया। अब क्या करेंगे, अब यहां से देखो अगर ये वाली सतह नहीं होती तो ये सीधी निकल जाती, लेकिन फिर से एक और सतह आ गई, यहां फिर अपवर्तन होगा, तो फिर अविलंब बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है, अविलंब है दूसरी वाली सतह के लिए। ठीक है, ये दूसरी वाली सतह के लिए अविलंब है, तो ये अविलंब है, तो ये कोण क्या हो गया, R2 हो गया। अब प्रकाश किरण कहां से आया, ये सघन से विरल में जा रही है, मतलब कहां से, बाहर निकल रही है, हवा में निकल रही है। तो अब क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अविलंब से दूर हट जाएगी, तो जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे, पर कैसे, ऐसे हट जाएगी। तो ये जो कोण हो गया कौन सा, ई, एग्जिट कोण होगा, जिसको इमर्जेंट कोण बोलते हैं। ठीक है ना, अपवर्तक, ये कौन सा आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है दोनों के। ये पहली बार अपवर्तन हो रहा है उसका R1, और दूसरी बार हो रहा है उसका R2। ठीक है, ठीक है, तो ये अब देखो प्रकाश किरण जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे, और चली कैसे गई, ऐसे, मतलब यहां विचलित हुई कुछ अपने पथ से, del1 मान लिया। यहां फिर देखो जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे, चली कैसे गई, ऐसे, मतलब यहां फिर विचलित हुई। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, del2। अब टोटल कितनी विचलित हुई, जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे, और चली कैसे गई, ऐसे। तो ये टोटल ये कोण है वो कौन सा है, विचलन कोण है, डेल्टा। ठीक है, ये कौन सा कोण है, विचलन कोण। ठीक है, तो मेरे पास जो ऐसे मैंने इसको P क्यू माना, इस पॉइंट को Q माना, और इस पॉइंट को R, और ये क्या है, S। ठीक है ना, मेरे पास P Q R ऐसे, तो और ये क्या है, T, और ये क्या है, U। अरे यार, ठीक है, एकदम समझ में आ गया वो डायग्राम। ठीक है, इसी में पूरा डेरिवेशन छुपा हुआ है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, निकाल के देखते हैं। अब मैंने ये कोण क्या है, ये वाला कोण है प्रिज्म कोण। ठीक है ना, ये क्या है, प्रिज्म कोण ए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। देखो सब हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है प्रिज्म का, और प्रिज्म का अपवर्तनांक का मतलब अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है, स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल के नियम से, और स्नेल के नियम से क्या होता है, n बराबर साइन आई, मतलब अपन ने क्या लेके चल रहे हैं, म्यू, तो म्यू बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। मतलब मुझे आई का मान चाहिए और आर का मान चाहिए, तब मैं अपवर्तनांक निकाल पाऊंगा। तो मैं आई और आर कैसे निकालूं। ठीक है, तो मैं देखता हूं त्रिभुज, मुझे एक त्रिभुज पता है, त्रिभुज टी क्यू आर से, टी क्यू आर से। ठीक है, टी क्यू आर से क्या है, देखो ये जो कोण है ना, ये वाला वो कौन है, डेल है। ठीक है, कौन सा है, डेल, मतलब मैं यहां बना देता हूं, मेरे पास ये और ये del1 है, और ये del2 है, और ये जो कोण है वो कितना है, कुल विचलन कोण है, डेल है। तो ये बहिष कोण है, और मैंने बताया था बहिष कोण दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ इससे अगर देखूंगा तो डेल बराबर हो जाएगा del1 प्लस del2, समीकरण मैंने फर्स्ट दे दिया।
ठीक है ना, ये 22 कोण है। अब मैं देखूंगा, देखो मुझे पता है कि मुझे अब डेल का क्या करूं, मैं डेल 1 और डेल 2 के मान निकालूंगा तभी तो डेल निकलेगा, तो मैं डेल 1 निकालता हूं। तो मैंने देखा ये पॉइंट है, ये कोण कितना आई, और ये प्रकाश किरण ऐसे मुड़ गई, ये क्या है R1 और ये क्या है डेल 1, देखो यहाँ पे ऐसे और ऐसे। मैं जानता हूं ये कोण और ये पूरा कोण बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है। तो मेरे पास जो कोण आई है वो बराबर होगा किसके, डेल 1 प्लस R1 के। तो यहां से डेल 1 कितना निकलेगा, I माइनस R1, समीकरण 2। ठीक है, ऐसे में इस वाली सतह पे देख लेता हूं, इस वाली सतह पे क्या होगा कि ये और ये कोण कितना E, ठीक है, और ये जो है वो R1 है और ये कितना है डेल 1 डेल 2 है, ठीक है, और ये R2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर डेल 2 प्लस R2, तो डेल 2 बराबर क्या निकलेगा, E माइनस R2, समीकरण 3। यहां से डेल 1 डेल 2 का मान उठा के कहां रख दूं, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो डेल 1 व डेल 2 के मान कहां रख दूं, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में रखूंगा तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, तो क्या हो जाएगा डेल बराबर, ठीक है, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, समीकरण इसको दे दिया मैंने 4, ठीक है। ये डेल क्या है, विचलन कोण है, I क्या है, आपतन कोण है, E क्या है, ठीक है, एग्जिट कोण है, निर्गत कोण बोलते हैं इसको, R1 R2 क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। अब मेरे पास ये वैल्यू मुझे पता चल गई, मैंने समीकरण 4 में। अब मैं R1 और R2 का कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास पता है कौन सा, ये चक्रीय चतुर्भुज है QARU, ठीक है, और मैं जानता हूं चक्रीय चतुर्भुज के सामने देखो, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा, QARU, ठीक है, QARU से त्रिभुज के जो चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग होता है ना, ये कोण और ये, उसका कोण का योग कितना होता है, 180। तो जो A प्लस U है उसका मान कितना है, 180, समीकरण 5, ठीक है। ये A प्लस U बराबर है कितना होगा, 180। मैं जानता हूं चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, ये प्रमेय मैंने पढ़ी हुई। अब मेरे पास एक और त्रिभुज है QRU, तो त्रिभुज QRU से, त्रिभुज QRU मतलब A R1 R2 ये U है, तो मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस U बराबर कितना, 180, समीकरण 6, ठीक है। यहां से देखो U का मान उठा के यहां रख दूं, ठीक है, और यहां से मान रखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा R1 प्लस R2, U की जगह क्या रख दूं, 180 माइनस A प्लस 180 माइनस A बराबर 180, यहां से कैंसिल आउट होगा, A उधर पहुंचेगा तो A बराबर फॉर्मूला आया R1 प्लस R2, ये समीकरण हो गया 7, ठीक है। तो यहां से मेरे पास R1 R2 का फॉर्मूला है, इसका वैल्यू कहां रख दूं, समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 में मान रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल बराबर I प्लस E माइनस A, I प्लस E माइनस ये मेरे पास क्या का फॉर्मूला आ गया, विचलन कोण का फॉर्मूला आ गया, क्या का, विचलन कोण। प्रिज्म के विचलन कोण का अगर मुझे फॉर्मूला निकालना हो तो क्या होगा, डेल बराबर I प्लस E माइनस A, ठीक है। अब आती है बात न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है, किसकी स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, मैं लिख देता हूं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। और न्यूनतम विचलन की स्थिति कब होगी, ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति तब होगी जब डेल बराबर तो डेल m की होगा, डेल बराबर डेल m कब होगा, ठीक है, जब I बराबर E होगा और R1 बराबर R2 बराबर R, ठीक है। ये कंडीशन हम पुट करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, डेल m बराबर I प्लस E की जगह I माइनस A, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल m बराबर 2I माइनस A, तो यहां से इसको इधर भेजेंगे तो I बराबर निकल के आ जाएगा डेल m प्लस I, डेल m प्लस A बट्टे 2, तो मेरे पास I का मान तो आ गया, ठीक है, ये I का मान आ गया। अब मुझे R का मान निकालना है तो समीकरण 7 रख दो, तो समीकरण 7 से तो क्या करेंगे, R1 प्लस R1 मतलब R1 की जगह क्या, R प्लस R बराबर A, तो क्या हो जाएगा 2R बराबर A, तो R बराबर कितना, A/2, तो मेरे पास R का मान आ गया और I का मान आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक,
बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, क्या जानता हूं, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो म्यू बराबर साइन आई की वैल्यू कितनी है, ये रही डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी है, ए बाई टू। बेटा यही मेरा फॉर्मूला है जो ड्राइव करना था मुझे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पे डेल एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण, विचलन कोण, और ए क्या है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण। ठीक है, और इसको कौन सा, अपवर्तक कोण भी कहते हैं, अपवर्तक कोण भी कहते हैं। ठीक है, आई मुझे पता है आपतन कोण है, आर पता है कौन सा अपवर्तन कोण है। ठीक है, और मेरे पास जो ई है वो निर्गत कोण है। ठीक है, तो एक और कंडीशन बनती है यहां पे। ठीक है, पतले प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए जब a लेस देन 10 डिग्री हो, ठीक है, तो जब a लेस देन 10 डिग्री है तो क्या होगा, मतलब थीटा बहुत अल्प है, और थीटा अल्प होता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बोल के लिख सकता हूं थीटा। तो मैं इसको साइन, इसकी जगह खाली ये लिख दूंगा, b बराबर क्या हो जाएगा, डेल m प्लस a बाई टू बटे a बाई टू, 2 से 2 कट गया, और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डेल m बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ये मेरे पास आ गया पतले प्रिज्म के लिए क्या, न्यूनतम विचलन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। ठीक है, अगर एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे ध्यान से तो एकदम क्लियर हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 बार अपवर्तन कराना है और कुछ त्रिभुजों को देखना है, बड़े ध्यान से मैथमेटिक्स लगानी है, हमें बहुत इजी लगेगी। ठीक है, तो जो मैंने 3 डेरिवेशन कराई है, एक अपवर्तन सूत्र, एक लेंस मेकर फॉर्मूला, और एक प्रिज्म का अपवर्तन, तीनों में से 2 तो पक्की आएंगी एग्जाम में, ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि बहुत लंबा ट्रेंड बना हुआ है कि ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है।